ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A2 केमिस्ट्री के अंदर कल हमने आयन पोलराइजेशन की थी। और आयन पोलराइजेशन जो है, इट वाज पार्ट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, क्योंकि दोनों डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से गुजरते हैं। और उसकी वजह से अ, उसकी वजह से टूट जाते हैं। अब टूटना, आपको पता है टूटने का मतलब है कि लैटिस एनर्जी को ओवरकम करना। ठीक है, लैटिस एनर्जी ओवरकम हो जाती है। सो हमने देखा था कि लैटिस एनर्जी इतने आराम से कैसे ओवरकम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे नाइट इंशाल्लाह। सो हमने देखा था कि थर्मल स्टेबिलिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो लैटिस एनर्जी ओवरकम कैसे हो जाती है इतने आराम से, जबकि लैटिस एनर्जी इतनी सख्त होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है वगैरह वगैरह। सो उसके अंदर हमने आयन पोलराइजेशन देखी। अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इंतहा की एनर्जी दें तो आप उसकी एनर्जी को ओवरकम कर जाएंगे तो वो टूट जाएगा, या आयन पोलराइजेशन करवा दें तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डीकंपोज कर जाएगा। एक और तरीका है लैटिस एनर्जी को ओवरकम करने का, वो है डिसोल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, डिसॉल्व कर ले, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर ले। और ये काफी अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मतलब शुरू में जब आप सोचेंगे इसके बारे में तो आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई। मैं किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दूं तो लैटिस एनर्जी ओवरकम हो जाती है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, वो मतलब उसका लैटिस टूट जाता है। ये कैसे होता है? ठीक है, क्या मतलब? यानी पानी उसके, आपने कोई एनर्जी भी नहीं दी पानी के अंदर जब आपने डाला। सर तो अगर एक आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालें तो वो टूट जाएगा आयन्स में। हाँ, कैसे टूटेगा? यानी उसकी लैटिस एनर्जी ओवरकम कैसे करेगा पानी? पानी के बाद एनर्जी कहाँ से आई लैटिस एनर्जी ओवरकम करने की? अ, सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ऐसे करके कुछ था। है, अच्छा ऐसे करके कुछ था। पता नहीं सर, वो आयन डाइपोल फोर्सेस पता नहीं हाँ ऐसे। शाबाश। ठीक है, आते हैं अभी उस पर। उससे भी पहले ये देखें, देखें आपने जब NaCl, NaCl क्या है? ये NaCl है ना, Na+Cl-। और जाहिर है ये खाली दो नहीं है, इन्फिनिट है। तो जब, पहले तो ये कि ये डिसॉल्व होता कैसे है। ये एक फिक्स चीज थी, सॉलिड था ये। ठीक है, ये एक सॉलिड था। तो आगे जाके ये डिसॉल्व कैसे हो गया? अब ये पूरा ब्लॉक है, और जाहिर है ये ब्लॉक, मैं होप करता हूं कि आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये इन्फिनिट ब्लॉक है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लॉक। और ये आप पानी के अंदर आपने डाला हुआ है तो ये तो अपने आप को मेंटेन करेगा, मतलब सॉलिड नजर आना चाहिए इसको। ये एकदम से डिसअपियर कैसे कर जाता है? डिसअपियर ऐसे कर जाता है कि जब वाटर आता है तो वाटर किस फॉर्म में आएगा? वाटर आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, वाटर के ऊपर है लोन पेयर्स। वो क्या करता है? वो इसको अट्रैक्ट करता है, और जो भी इंटाइस करता है कि आप अपना जो करंट रिलेशनशिप है वो छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, एनर्जी मिलेगी बहुत सारी। ठीक है। हाँ, हाँ वो सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड कैसा है? मतलब उस सॉलिड का हमने जो स्ट्रक्चर देखा है वो कैसा देखा है? सोडियम क्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? वाटर क्या ऑफर कर रहा है उसको? वाटर पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं? पोलर है।
तो वाटर में जो नेगेटिव पोल है, डेल्टा नेगेटिव, वो क्या ऑफर करेगा Na+ को? लोन पेयर। ठीक है। और बात ये है कि Na+ को इस वक्त जो सपोर्ट मिल रही है या अट्रैक्ट हो रहा है, वो किससे हो रहा है? Cl- से अट्रैक्ट हो रहा है। जब वो वाटर के पास जाता है तो अब वो किससे अट्रैक्ट होगा? हाँ। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन से, सॉरी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, हाँ। समझ आई बात? ऑक्सीजन के लोन पेयर से जी अट्रैक्ट सर। होगा। सर ये सिर्फ उन कंपाउंड्स में फिर हो सकता होगा ना, ये सिर्फ तब हो सकता होगा ना, मतलब कि जब वाटर पोलर है, इसलिए हो सकता है ना, वरना नहीं हो सकता होगा। हाँ हाँ, ये खाली पोलर के साथ हो सकता है। ठीक है। तो अब Na के बाद चॉइस है। Na के बाद चॉइस है कि वो Cl की अट्रैक्टिव फोर्सेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है। उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको ज्यादा स्टेबल बना रही है, एनर्जेटिकली स्टेबल बना रही हैं। या उसको जो आयन डायपोल फोर्सेस हैं, अब आयन डायपोल का लफ्ज अभी मैं पहली बार इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर रहा है अट्रैक्शन, वो एनर्जेटिकली ज्यादा फीजिबल है। तो क्या क्या पता लगा? अगर वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि उसको ये ज्यादा एनर्जेटिकली स्टेबल है बस। ठीक है। इसलिए जो कॉस्ट आ रही है यहां पे, जो एनर्जी कॉस्ट आ रही है, वो यहां फिल हो जाती है। नहीं। सर जिस जिस नहीं। चीज़ में हम वो उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, हाँ। उसकी। डज इट मैटर ऑन हाउ पोलर द, मतलब, यस। थिंग वी आर एब्सोल्युटली। डिसॉल्विंग इट इन? या So इट the more मैटर। polar, the more easily the ion compound will break. यस, बट दैट्स पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट कि वो कितना पोलर है। एक और पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट, जिस तरह शहीद ने कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। ठीक है। और जाहिर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी के ऊपर चली जाएगी कि कितना पोलर है। लेकिन उसके अलावा आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि Cl- जो है वो नहीं, खैर, Cl- और O2- जो है वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों की। ज्यादा बड़ा मसला ये है कि O जो है वो फ्लूइड है। ठीक है। फ्लूइड है। और प्रोबेबली ये जो H2O में जो O पार्ट है, ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो एक Na को सराउंड करते हैं, एक Na+ को सराउंड करते हैं। जबकि Ca की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा ख्याल है सिंगल Na को 6 Ca मिल जाएंगे, 6 Cl- मिल जाएंगे, राइट लेफ्ट अप डाउन फ्रंट बैक। ठीक है। 6 मिल जाएंगे। लेकिन जो O की कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा ख्याल है 8 का कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। आई एम नॉट श्योर, ये कोट ना कीजिएगा मुझे। लेकिन Na+ के अराउंड कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं उसको, वो भी मैटर करता है। तो ओवरऑल जब ये सराउंड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अब अंदाजा लगाएं। देखें, Na को अपने करंट एनवायरनमेंट में से निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और नए एनवायरनमेंट में जब ये आएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, मिल कम रही है, तो वो एनर्जेटिकली ज्यादा फीजिबल है, एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी देनी ज्यादा पड़ रही है, रिलीज कम हो रही है, तो फिर लेस फीजिबल है, लेस स्टेबल है, और एंडोथर्मिक होगा। बात समझ आई? सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अनस्टेबल। ये मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखें, Na+ को पुराने एनवायरनमेंट से निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जी। और नए एनवायरनमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी यूज होगी। होगी यूज। तो सवाल यह है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है? जो रिलीज हुई वो ज्यादा है या जो यूज हुई वो ज्यादा है? अगर जो यूज हुई है वो ज्यादा है, तो फिर यूज ज्यादा हुई, रिलीज कम हुई,
ओवरऑल एंडोथर्मिक हो गया। अगर यूज ज्यादा हो रही है, रिलीज कम हो रही है, तो ओवरऑल एंडोथर्मिक हो गया। और अगर यूज कम हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है, तो फिर ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक हो गया। बात समझ आई? अच्छा, अब दोबारा गौर से सुनिएगा। अगर किसी चीज को आपने डाला है पानी में और वो डिसॉल्व नहीं हो रही, आप उसको गर्म करते हैं, तो फिर डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि आपने एनर्जी दी है उसको डिसॉल्व करने के लिए। और अगर आप डालते हैं और डालते साथ ही बगैर कोई एनर्जी दिए, बगैर इवन हिलाए, स्टर किए, ठक डिसॉल्व, तो वो प्रोबेबली एक्सोथर्मिक है। बात समझ आई? जी। सो ये है ओवरऑल थ्योरी के जो कैसे आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ब्रेक हो जाती है। कैसे ब्रेक हो जाती है? क्योंकि वो आयन डायपोल। अच्छा, अब आइए, ये जो इंटरेक्शन है नेगेटिव आयन की, जो नेगेटिव पोल की पॉजिटिव आयन के साथ, या फिर पॉजिटिव पोल की नेगेटिव आयन के साथ। जी, ये जो ये जो इंटरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डैश डायपोल फोर्सेस। आयन डैश डायपोल फोर्सेस। समझ आई बात? तो अब दिस लीड्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेल्टा एच सॉल्यूशन। ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफाइन कर लें एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लिख लें जी। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी चेंज या द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज कर लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of an ionic solid is dissolved uh, dissolved in a solution in a solvent to form a very dilute solution under STP। ठीक है जी। 1 mole of an ionic solid is dissolved in a solvent to form a very dilute solution under STP। इसका हम कैसे इक्वेशन कैसे लिखें? NaCl सॉलिड, ना, H2O की जरूरत ही नहीं है जी। NaCl aqueous। है? नहीं, नहीं, ये है डेल्टा एच सोल्यूशन। इसको यूं भी लिख सकते हैं, NaCl सॉलिड प्लस AQ। H2O का चक्कर ये है कि अगर आपने H2O लिख दिया तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? दोबारा लिखेंगे H2O। ठीक है।
तो ये हो गया, आप किस तरीके से लिखते हैं। तो जो भी आयनिक सॉलिड है, आप इसको आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं, और फिर आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व। ठीक है, आगे चले। एक और है इंथैल्पी चेंज, उसको कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। जी, द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of a gaseous ion is dissolved in a solvent to form a very dilute solution on the recipe। अब देखें इसको हम कैसे लिखेंगे। एक है जी 1 mole ऑफ अ गैसियस आयन है, तो Na+ गैस प्लस AQ क्या बन जाएगा, Na+ AQ। On the other hand, Cl- गैस प्लस AQ क्या बन जाएगा, Cl- AQ। बात समझ आई? सेम चीज है, फर्क क्या है? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड था डेल्टा एच सॉल्व में, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन है डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो कैट आयन की हाइड्रेशन अलग होती है, एन आयन की हाइड्रेशन अलग होती है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आयनिक सॉलिड की इकट्ठे होती है। अच्छा, दूसरा फर्क क्या है? एनर्जी रिलीज, इसका मतलब है डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब जरा इसको समझ लें। मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कि सॉल्यूशन जो है उसमें डिपेंड करता है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, आयनिक सॉलिड में इंडिविजुअल आयंस का जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट था वो ज्यादा स्टेबल था, या डिसॉल्व होने के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, डिपेंड करता है। इस वजह से डेल्टा एच सोल्यूशन कभी एक्सो भी हो सकता है, कभी एंडो भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन की, डेल्टा एच हाइड्रेशन के अंदर आपके पास शुरू में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, शुरू में आपके पास गैसियस आयन है, और गैसियस आयन ने जाना है एक्वस फॉर्म में, एक्वस हो जाना है। एक्वस का मतलब क्या है? इसके अराउंड वो आयन डाइपोल फोर्सेस बन जानी है। तो ये फ्रीडम से स्ट्रक्चर पे जा रहा है, तो जाहिर है इसने क्या होना है, एक्सोथर्मिक ही होना। हाँ हाँ, रिलीज करेगा, एब्सोल्युटली, बॉन्ड बन रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, पहले अकेला था, अकलौता था। इसी तरह Cl- पहले अकेला था। देखें, डेल्टा एच सोल्यूशन के केस में दोनों कमिटेड थे, लेकिन डेल्टा एच हाइड्रेशन के केस में दोनों अकेले हैं, और अकेले जो हैं वो एक नई फॉर्मेशन के अंदर, एक नए रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं। बात समझ आई? तो जब नए रिलेशनशिप में जाएंगे तो बॉन्ड्स बनेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस बनेंगी, और जब वो फोर्सेस बनेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। देयर फॉर डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बात समझ आ गई? लेकिन डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो हमेशा, सॉरी, वो एंडो या एक्सो दोनों हो सकता है। तो अब थर्ड एलिमेंट क्या है, सोचें। थर्ड एलिमेंट क्या है, और वो आपके सामने है, इस बोर्ड के ऊपर ही है। डेल्टा एच सोल्यूशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, एक तीसरा एलिमेंट क्या है?
जो इसके अंदर होता है, जो इसका डेल्टा एच है। इसके अंदर कौन सा डेल्टा एच है? यस। तो ये है ट्राइफेक्टा। ये है वो तीन चीजें जो आपस में इस तरह कनेक्ट होती हैं। याद रहे, डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो आखिरी गेम है। पहले क्या होता है? पहले लैटिस ब्रेक होता है, ब्रेक होके ये आयन, मतलब अपने गैसियस आयन बनते हैं। फिर गैसियस आयन डिसॉल्व होते हैं। समझ आई? पहले लैटिस ब्रेक होता है और फिर इंडिविजुअल गैसियस आयन बनते हैं, और गैसियस आयन जो है वो आयन डायपोल फोर्सेस बनाते हैं, है ना? लैटिस एनर्जी ना हाँ, लेकिन सवाल आपका अच्छा है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में जब आप जाएंगे तो वहां पे एनर्जी और एंथैल्पी का फर्क है। इस वर्ड को बहुत केयरफुली यूज करना होता है। लेकिन आपके सिलेबस में एंथैल्पी और एनर्जी को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। सो जो भी लैटिस एनर्जी है, वो खाली आप क्या करेंगे, इफ यू आर स्मार्ट, आप सोचेंगे कि मैं तोड़ रहा हूं या बना रहा हूं, लैटिस बना रहा हूं या लैटिस तोड़ रहा हूं। लैटिस तोड़ रहा हूं प्लस एंडोथर्मिक, लैटिस बना रहा हूं माइनस एक्सोथर्मिक। बात समझ आई? सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? लैटिस तोड़ रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं और उसके बाद आयन डाइपोल फोर्सेस बना रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन विल गिव यू डेल्टा एच। लैटिस एनर्जी या लैट प्लस हाइड्रेशन विल गिव यू सोल्यूशन। समझ आई? मैं अभी साइंस की बात नहीं कर रहा कि लैटिस एनर्जी का साइन क्या है, प्लस है या माइनस। ठीक है, जाहिर है इस केस में प्लस होगा, इस केस में प्लस होगा, और इसका साइन क्या होगा? हाइड्रेशन का माइनस होगा। बात समझ आई? लेकिन ये इन दोनों का जो मजमुआ है वो सोल्यूशन। समझ आई? सो फर्स्ट यू ब्रेक इट, देन यू मेक इट, वट एवर दैट बी। सही है? तो मुझे वो एक ऐड याद आ गया, फर्स्ट यू डंक इट देन यू लिक इट देन पता नहीं क्या। हाँ, उसका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि बॉयकॉट है। हाँ, ठीक है जी। सो क्या लिखेंगे आप? डेल्टा एच सॉल्व इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड विच इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? या यूं कर लें, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, जो वो भी नेगेटिव सेंस में ली जाती है आमतौर पे। हाँ, सो आप यूं कर लें, डेल्टा एच हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच लैट, यूं कर। तो अगर लैटिस एनर्जी को माइनस में लिया जा रहा है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई? हाँ हाँ हाँ, वैसे लॉजिकल प्रोसेस है, पहले ये होता है फिर ये होता है। ठीक है, इफ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ी देर के लिए थिंक अबाउट इट। यहां से बहुत सारी एनर्जी मिली, यानी आप एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। आप एक मर्चेंट है, और आप देख रहे हैं कि मुझे आज कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करेंगे? इससे एनर्जी मिली है मुझे, और इसने मेरी एनर्जी ली है। तो मैं क्या करूंगा? दिस माइनस दिस, हाइड्रेशन माइनस लैटिस एनर्जी। बात समझ आ गई? दैट विल गिव मी माय प्रॉफिट, जो भी नेट, जो भी चेंज हुआ। नहीं, वो आप ना चेंज करें ना, जिस तरह मैंने आपको कहा, आपको जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यूज मिलेंगी वो हमेशा माइनस में मिलेंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, सो
जब आप हाइड्रेशन में से लैटिस एनर्जी को रिमूव कर देंगे तो अब जो बचेगा वो डेल्टा एच सोल्यूशन होगा। वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रेशन, वेदर हाइड्रेशन इज मोर एक्सोथर्मिक या लैटिस एनर्जी इज मोर, ट्रेडिशनली स्पीकिंग एक्सोथर्मिक, बट यस इन आवर केस मोर मोर और लेस एंडोथर्मिक। ठीक है। सो इनमें से कौन ज्यादा भारी है? जो ज्यादा भारी होगा वो, उसके हिसाब से डेल्टा एच सोल्यूशन आ। ठीक है। जी, अब एनर्जी साइकिल देखते हैं। जो एनर्जी साइकिल, गैसियस आयन, गैसियस आयंस, गैसियस आयंस क्या बनाते थे? आयनिक कंपाउंड। और इसको क्या बोलते थे? बात समझ आई? गैसियस आयंस बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको पॉज लगा रहा हूं। आज का जो हमने पढ़ा है ना, मैं आपको लेके जा रहा हूं पहले, जब हमने पहले चैप्टर जो भी इसके पिछले पार्ट में, जब हमने क्या पढ़ा था, बॉर्न हार्बर साइकिल। बॉर्न हार्बर साइकिल में नीचे क्या होता था? नीचे, हाँ, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। हाँ, तो अब इसमें एरो कहाँ जाएगा? एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स ही आयंस बनाते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, है ना? एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यूं 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 करके ये बनाते हैं, है ना? और एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स ही कंपाउंड बनाते हैं थ्रू डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन। देखें, नोटिस करें कैसे दोनों की एरोज अपवर्ड्स है। मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, ये बदलेगा अभी। ठीक है, दोनों के एरो अपवर्ड्स हैं। अब आइए आगे। ये था पहले। अब क्या है हमारे पास? आ, इसको कहेंगे डिजॉल्व्ड हाइड्रेटेड आयंस कह लें, डिजॉल्व्ड आयंस कह लें। ठीक है, अगर बेहतर वर्ड आता है मैं आपको बताता हूँ। गैसियस आयंस को हम डिजॉल्व कर सकते हैं इन अ सॉल्यूशन। गैसियस आयंस को हम डिजॉल्व लेके जा सकते हैं, एरो कहाँ जाएगा? आयनिक कंपाउंड को हम डिजॉल्व आयंस इन अ सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरो कहाँ जाएगा? बात समझ आई? ये है आपका दूसरा दूसरा एनर्जी साइकिल एसएस लॉ का, ए टू में। बात समझ आई? अगर ये एल ई है, ये क्या होगा? ये वाला, शाबाश, डेल्टा एच सॉल है ये। और ये क्या है? डेल्टा एच हाइड है ये। अब सोचें, अगर हमने बनाना है तो कैसे कैसे बनाएंगे? डेल्टा एच सॉल इज इक्वल टू, सॉरी, कैसे बनाएंगे? एल ई, एल ई इज इक्वल टू, ये यूं यूं बन रहा है ना, एल ई प्लस डेल्टा एच सोल इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइट। तो अगर मैंने सॉल्यूशन को आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा एच सोल इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइट माइनस एल ई। समझ आई बात, जो मैंने आपको पहले बताया?
क्लियर हो गया? हुमैद एंड सोहा फॉलो कर रहे हैं? जी सर। हाँ एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तीन में से कोई भी दो चीजें दी हुई हो, तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि हाइड्रेशन दो चीजों की होगी, कैटायन की अलग होगी, एनायन की अलग होगी। हाँ उनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, मतलब सोडियम की जो हाइड्रेशन की वैल्यू है वो क्लोरीन क्लोराइड की हाँ दोनों की, दोनों एक्सोथर्मिक होंगी, दोनों को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। Cl2 तो आयन है ही नहीं ना। हाँ गैसियस आयंस की हाइड्रेशन होती है। सही है। जी ये क्लियर हो गया। जी ये 23.2 में हम आज हमने 23.2 की बात की है, इंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन। डिफाइन एंड यूज द टर्म इंथैल्पी चेंज विद रेफरेंस टू हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। कर लिया आपने? डिफाइन कर लिया, डेल्टा एच हाइट डेल्टा एच सॉल्व। कंस्ट्रक्ट एंड यूज एन एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। कर लिया आपने? कैरी आउट कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द एनर्जी साइकिल्स, वो अभी आपने कोई सवाल नहीं किया तो इसलिए ये आपने नहीं किया। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। अभी मैं आपको देखता हूँ कि अगर कोई कैलकुलेशन हो सके तो मैं दे देता हूँ। जी 13A का 1 और 2, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखते साथ ही बताएं, खाली आपने एक नजर देखना है इसको और मुझे चूज करके बताना है। The enthalpies of solution of some metal halides are given below. What do these values tell you about the relative solubilities of these four compounds? इनमें से सबसे ज्यादा soluble कौन सा है? सबसे ज्यादा soluble कौन सा है? वो दिया। सोडियम ब्रोमाइड। शाबाश। जिसका आप नेगेटिव में है, इसका मतलब आप डालेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फूंक मारने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा खुद ही। अच्छा सोडियम क्लोराइड की वैल्यू आपको क्या बता रही है? हाँ उसमें 3.9 किलो जूल डालना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक हाँ। डाउन करे। और इतनी सी एनर्जी कैसे आप डाल सकते हैं? चम्मच हिलाने से। समझ आई? आप स्टर कर रहे होंगे 3.9 kJ पर मोल, वैसे ही मिल जाएगा। समझ आई बात? अच्छा ये जो सिल्वर जी। क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली हीट करना पड़ेगा। बात समझ आई? चलें, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपने कर लिए, और चलें ये जरा ये वाला करके दिखाएं। ये अब आप कर सकते हैं, गो अहेड। ये एक कर लें तो आज का हम इसको कोटा खत्म कर लेंगे। डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जी तो बिल्कुल सही है, -10। ठीक है शाबाश। हाँ के जे पर मोल। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल। शाबाश, गुड। भाई इसी तरह के और भी हैं जो आप अपनी वर्कशीट या अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है जी, आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।